Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में देखेंगे। अभी का अगर हम लोग करंट जियो पॉलिटी देखें वर्ल्ड का, तो उसमें ये नॉन अलाइंग मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, खासकर इंडिया के प्रति। इवन ये मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न ये है कि अभी जिस तरीके से इंडिया, एक तरफ तो यूएसए है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है, और एक चाइना हो गया, ओके, और इंडिया हो गया। अभी क्या है कि इंडिया के लिए यूएसए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूएसएसआर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर चाइना को काउंटर करना है तो इस कंडीशन में, हालांकि यूएसए और यूएसएसआर जो ये एक दूसरे के एनिमी कंट्रीज़ है, लेकिन इंडिया को अभी दोनों का ज़रूरत है अगर चाइना को काउंटर करना है तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में अभी ये जो है नॉन अलाइंग मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोग को नॉन अलाइंग मूवमेंट का बेसिक तो पता ही होगा, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम इंडिया जो है ये डिसाइड करता है कि हम लोग ना ही यूएसए का साइड लेंगे और ना ही यूएसएसआर का साइड लेंगे, और जो भी कंट्रीज जो थे वो किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, वो सारे कंट्रीज़ के ग्रुप को हम लोग नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज या मेंबर ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट कहते थे। चलिए आते हैं इसके डिटेल में देखते हैं। एट प्रेजेंट अगर अभी हम लोग देखें तो अभी लगभग 120 कंट्रीज़ है नॉन अलाइंग मूवमेंट में। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल 120 कंट्रीज़ हैं। इसमें जो भी आपको डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है ये सारे के सारे जो है ये परमानेंट कंट्रीज़ है, और जो लाइट ब्लू कलर में है ये सारे के सारे ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। नॉन अलाइंग मूवमेंट, ये जो मेंबर कंट्रीज़ है, इसका इंपॉर्टेंस आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर्स है उसके 2/3 मेंबर्स जो हैं वो नॉन कंट्रीज़ हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट के कंट्रीज़ हैं। ओके, ये बहुत बड़ा बात है। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा और कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इवन जो वर्ल्ड का 55% पॉपुलेशन है वो केवल इस नॉन अलाइंग मूवमेंट कंट्रीज, नैम कंट्रीज़ में बिलोंग करते हैं। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है। ओके, इसका जो है अगर हम लोग हिस्ट्री देखना चाहें तो ये हम लोग को पता है कि ये जो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो इसके बाद क्या हुआ था कि ये जितने भी यूरोपियन पावर्स है, जो इम्पीरियल पावर्स थे, जो कॉलोनियल पावर्स थे, ये सारे के सारे कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो कॉलोनीज़ था, जितना भी ये अफ्रीका में, एशिया में, ये जितने भी कॉलोनीज़ थे, साउथ अमेरिका में, ये सारे का सारा कॉलोनीज़ जो होता है ये सारे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये इंडिपेंडेंट होते हो उस टाइम ये सारे जो कंट्रीज़ होते हैं, जो कॉलोनीज़ होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं। अब अगर ये इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है तो इससे क्या होता है कि ये सारे कंट्रीज़ जो है ये जब इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो इन लोग को अभी अपने डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है। ओके, और ये सारे कंट्रीज़ जो थे ये वही कंट्रीज़ थे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या तो फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, और इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब को हम लोग बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। ओके, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ये यूएसए के लिए भी और यूएसएसआर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यूएसए था और यूएसए का जो भी एलाइज था नाटो के अंदर, या और भी बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो यूएसए के एलाइज हैं, उन सबको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बोलते थे, और जो भी यूएसएसआर है और यूएसएसआर के जितने भी एलाइज है, जो वार्सो कंट्रीज़ हैं, इन सबको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है, ये दोनों के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लेकिन बात आता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो डेवलप भी नहीं है, ये तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ऊपर से ये, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ऊपर से ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो उसके बाद भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्यों इतना ज़्यादा रेलेवेंट था या क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए? उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, देखो दो चीज़ें, एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके, यूएनजीए, और दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, जो भी वोटिंग वगैरह होता है उसमें हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इसमें वीटो पावर होता है 5 कंट्रीज़ के पास। ओके, एक्चुअली इसमें 5 परमानेंट मेंबर है
और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ये 15 का वोटिंग होता है, लेकिन उसमें से ये 5 के पास क्या है कि वीटो पावर है। और ये 5 कंट्रीज़ कौन से हैं? तो ये 5 कंट्री है आपका यूएसए मतलब रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। ओके, तो ये 5 कंट्री है जिसके पास वीटो पावर है। तो यहाँ पे वोटिंग के लिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग के लिए जो है ये यूएसए को या यूएसएसआर को जो है यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या है, वीटो पावर है। लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा कोई वीटो पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी वोटिंग होगा उसके लिए क्या है कि यहाँ पे यूएसए को अगर अपना कोई रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास करना है तो यूएसए को वोट चाहिए। और वोट कौन देगा? वोट तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ही मेंबर्स देंगे, सभी देंगे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का क्योंकि मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे कि कोई भी रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा। ओके, सेम केस यूएसएसआर है कि यूएसएसआर को भी अगर अपना कोई रिजोल्यूशन पेश करना है या पास करना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो उसको क्या चाहिए? उसको वोटिंग चाहिए। और वो वोटिंग कहाँ से मिलेगा? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से मिलेगा। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ था और जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ था, इन दोनों के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट था ये दोनों वर्ल्ड के लिए? एक था रिच इन नेचुरल रिसोर्स, कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ था ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स में बहुत ज़्यादा रिच था। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा साउथ अमेरिका है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्स में। लिथियम वगैरह ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये पूरा जो अफ्रीका वाला रीजन है ये बहुत ज़्यादा रिच है। आयरन, कोल ये सब इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम वगैरह हो गया। ये जो एशिया वाला रीजन है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है। तो इसलिए भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूएसए के लिए, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। और क्या रीज़न है क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये मिलिट्री बेस का रीज़न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। देखो सिंपल सा बात है कि अगर सपोज़ यहाँ पे जैसे ये यूएसए है, यूएसए जो है वो अगर ये वर्ल्ड पे पूरे इस वर्ल्ड पे अगर अपना दबदबा रखना चाहता है तो ये अकेले इस जगह से जो है यूएसए जो है वो इंडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकता, या इस जगह से इंडिया ये जो है यूएसए जो है अगर सपोज़ ईरान पे उसको चेक रखना हो या ईरान पे निगरानी रखना हो तो ये यूएसए को करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि यूएसए को क्या चाहिए? अगर यूएसए को इंडिया पे कंट्रोल करना है या ईरान पे कंट्रोल करना है तो इंडियन ओशन में उसको मिलिट्री बेस चाहिए, तभी तो ये पूरे इस रीजन पे वो अपना निगरानी रख पाएगा। ओके, तो यही होता ही है। जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन में दिख जाएगा ये डिएगो गार्सिया है, ये एक्चुअली यूके का टेरिटरी है लेकिन यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है। तो जब इस डिएगो गार्सिया में यूएसए का मिलिट्री बेस है तो इससे क्या हो रहा है, ये पूरे इस इंडियन ओशन रीजन में अपना निगरानी रख पा रहा है। सेम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड है, या फिर फ्रांस का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थ्रोमेलिन आइलैंड है, यहाँ पे फ्रांस का आइलैंड है, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो इससे यहाँ पे क्या है कि जब फ्रांस का इस पोर्शन में ये जो आइलैंड्स है उसकी वजह से फ्रांस जो है वो यहाँ बैठे बैठे भी इंडियन ओशन पे निगरानी रख पा रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फॉकलैंड आइलैंड जो है ये यूके का है। तो इस तरीके से ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो थे वो बहुत सारा अपना मिलिट्री बेस वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर में बनाए हुए होते हैं, जिससे वो क्या होता है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर मिलिट्री बेस होगा वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में तो वो पूरे वर्ल्ड पे अपना प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जिससे वो ग्लोबल पावर या सुपर पावर बन सके। तो ये जो था इसलिए भी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ था वो उन लोगों को मिलिट्री बेस प्रोवाइड कर रहा था। ओके, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिएगो गार्सिया है जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है मिलिट्री बेस है। ओके, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है डिएगो गार्सिया, खास करके ये मॉरिशस और यूके के बीच में डिस्प्यूटेड है। इस चीज़ के लिए अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो
डिसीजन था, जो जजमेंट था वो मॉरिशस के फेवर में था, लेकिन फिर भी इस चीज़ को जो है यूके जो है वो कंटेम्प्ट कर रहा है। तो ये अभी न्यूज़ में हमेशा अक्सर रहता है ये। ओके, ये हम लोग जब करंट अफेयर का सीरीज़ करेंगे या जब करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो जो चौथा रीज़न था वो था मार्केट एक्सेस का, क्योंकि ये जो जितना भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ये सारा का सारा इंडस्ट्रियली उतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं था। और क्या रीज़न था, इन लोग का प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम था इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। अब इन लोग को अपना प्रोडक्टिविटी तो इन कंट्रीज़ का लो है और इन लोग का कंजम्पशन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ही तो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इसीलिए क्या है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इन सब के लिए जो मार्केट एक्सेस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये मार्केट एक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, और ये बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि मार्केट एक्सेस जो है वो सीधा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और इकोनॉमी किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही मैटर करता है, खास करके फॉरेन डिप्लोमेसी को इन्फ्लुएंस करने में। अब इसी में क्या होता है कि सितंबर 1947 में जब इंडिया का कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठता है तो उस टाइम क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस वर्ल्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कि इंडिया जो है वो किसी भी ग्रुपिंग में एसोसिएट नहीं होगा, ना तो वो ग्रुप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा ना ही सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा। और ये जो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को बाद में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एशियन कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से, जो कि मेनली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे। और ऐसा क्या था, मतलब जवाहरलाल नेहरू ये क्यों स्टेटमेंट देते या इंडिया क्यों ये डिसीजन लेता है कि वो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करे, मतलब ना यूएसए को सपोर्ट करेगा और ना ही यूएसएसआर और उसके एलाइज को सपोर्ट करेगा। क्या हो जाता कि इंडिया अगर यूएसए को सपोर्ट कर देता या यूएसएसआर को सपोर्ट कर देता है, ये भी तो किया जा सकता था। लेकिन इंडिया यही डिसीजन क्यों लिया कि नहीं, हम यूएसए मतलब हम लोग किसी भी ग्रुपिंग के साथ एसोसिएट नहीं रखेंगे। इसका देखो जो सिंपल इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम लोग देख चुके हैं कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ये इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, खास करके ये अफ्रीका वाला रीजन, ये एशिया वाला रीजन, ये साउथ अमेरिका वाला रीजन, ये सब इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। अब जब 1945 के वर्ल्ड वार II ख़त्म होने के बाद जब ये सारा कंट्रीज़ डीकोलोनाइज होना स्टार्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है ये सारे कंट्रीज़ का, तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी पैसा इन सारे कंट्रीज़ के साथ पास क्या है, काफ़ी लिमिटेड अमाउंट है पैसे का, तो उस पैसे का दो जगह पे यूज़ हो सकता है। एक तो यूज़ हो सकता है कि डिफेंस में कर दें, दूसरा यूज़ हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करें। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट जैसे क्या, तो रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन के लिए आप स्कूल्स कर लो, यहाँ पे एयरपोर्ट्स कर लो, और क्या कर सकते हो, रेलवेज़ हो गया, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। और दूसरा हो गया डिफेंस। तो अभी क्योंकि जस्ट इंडिया, जैसे सपोज कर लो इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि पहले इन चीज़ों को डेवलप करो, क्योंकि अगर पहले डिफेंस को ही डेवलप करेंगे तो बाद में इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले ज़्यादा फोकस होगा तो उससे इतना पैसा जनरेट हो सकता है कि बाद में वो डिफेंस पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या 1945 का बाद जब बाकी जो भी कंट्रीज़ डीकोलोनाइज हुए और इंडिपेंडेंट हुए, तो उन सब के लिए उस टाइम प्रायोरिटी क्या था, प्रायोरिटी था कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट करना, क्योंकि डिफेंस तो बाद में भी किया जा सकता था, बाद में भी कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स के थ्रू पैसा अर्न करके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सकता था। लेकिन अगर सपोज़ कर लो कि जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, इंडिया जो है अब इंडिया को चूज़ करना है कि या तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को चूज़ करे यूएसए का, या फिर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ को चूज़ करे यूएसएसआर का। मान लो कि इंडिया यूएसए को चूज़ कर लिया, तो यूएसए को चूज़ करने के बाद क्या हो गया कि नेचुरली यूएसएसआर और यूएसएसआर के जितने भी एलाइज हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इंडिया के एनिमी हो गए।
अब जब इंडिया के एनिमी हो गए तो इंडिया को अपने एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए क्या करना होगा, इंडिया को अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जब इंडिया डिफेंस पे बहुत ज़्यादा काम करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पैसा कम यूज़ होगा। और किस प्रोजेक्ट को हैम्पर करेगा, वो करेगा कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स को, कि मतलब जो कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे पैसा कम होगा, डिफेंस में ज़्यादा होगा। और ये इंडिया नहीं चाहता था, क्योंकि इससे इंडिया का ग्रोथ रुक जाता है, इससे इंडिया का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा स्लो हो जाता। ओके और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया के साथ नहीं था, ये सिचुएशन जो है जितना भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इन सब के साथ था। इसीलिए इन सब का ये मानना था कि नहीं, हम लोग दोनों में से किसी भी फैक्शन को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी फैक्शन को ज्वाइन करना है इसका मतलब कि डिफेंस पे काम करो, क्योंकि एक फैक्शन को ज्वाइन करो तो दूसरा फैक्शन और उसके एलाइज जो है वो नेचुरली सारे के सारे एनिमी बन जाते। एक रीज़न और भी था कि इंडिया क्यों नहीं चाहता था, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो मेंबर्स थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि यूएसए और यूएसएसआर में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाए। उसका एक रीज़न सिंपल जो है, मतलब ये भी है कि अगर सपोज कर लो यूएसए और यूएसएसआर जो है, अगर इंडिया यूएसए को सपोर्ट करता है तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया को जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प अब यूएसएसआर और यूएसएसआर के जितने भी एलाइज हैं, ये जितने भी एलाइज हैं उन सब एलाइज में से किसी से भी इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ओके और अगर सपोज कर लो इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट करे, यूएसएसआर को सपोर्ट करे, तो उस केस में यूएसए और यूएसएसआर का जो भी एलाइज है इन सब से इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इंडिया अभी क्योंकि न्यूली फॉर्म नेशन है 1947 में, तो इंडिया को अभी किसका सपोर्ट चाहिए, दोनों वर्ल्ड का चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का भी और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ का भी सपोर्ट इंडिया को चाहिए। ओके और इसीलिए इंडिया जो है वो दोनों में से किसी एक को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इंडिया को दोनों वर्ल्ड कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक को सपोर्ट करने का मतलब था कि दूसरे कंट्री से कोई भी सपोर्ट इंडिया को नहीं मिलता। तो ये एक रीज़न था। एक और रीज़न जो है वो ये है कि बहुत सारा एशियन और अफ्रीकन कंट्री जो थे वो उनका जो कल्चर था, उस कल्चर का जो बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट था वो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट था। जैसे सपोज कर लो इंडिया ही देख लो कि इंडिया का जो कल्चर है उसमें हमेशा पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी इंटीग्रल रोल प्ले किया है। जैसे सपोज कर लो कि जब इंडिया को चूज़ करना था कि यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़े हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मिडिल पाथ को फॉलो करता है। कुछ हद तक यूनियन है, कुछ हद तक फेडरल है। सेम केस होता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म के साथ, सेम केस होता है सेपरेशन ऑफ पावर के साथ, कि इंडिया कम्प्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर को भी फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है। सेम केस है इकोनॉमी के साथ, कि जब आया कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करे, मतलब कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। तो इंडिया के साथ ये हमेशा से था, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया के कल्चर में हमेशा से रहा है। गौतम बुद्धा का हमेशा से ये सिद्धांत था, मिडिल पाथ का सिद्धांत। इवन ये हिंदू फिलॉसफी में भी मिडिल पाथ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके तो ये जो है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है ये कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर का इंटीग्रल पार्ट था। और ये केवल इंडिया के केस में नहीं था, ये बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी कल्चर का बहुत ही बड़ा इंटीग्रल पार्ट था। तो इसलिए भी ऐसा हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ये किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 इंपॉर्टेंट रीज़न देखे कि क्यों जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ था वो किसी भी ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ओके उसके बाद फिर क्या होता है, 1955 में एक बैंडंग कॉन्फ्रेंस होता है इंडोनेशिया में। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, मेनली अफ्रीका और एशिया का यूनिटी का फाउंडेशन रखा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस है जो आगे चल के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फॉर्मेशन करेगा, ये इसका फॉर्मेशन ही हुआ है, नाम का फॉर्मेशन ही जो हुआ है ये कहीं ना कहीं अफ्रीका और एशिया के यूनिटी पे हुआ है, जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में नाम को और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देता है। क्योंकि अभी अफ्रीका जो है वो हम लोग को पता है कि इंडिया के लिए कितना ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। ओके और अगर नाम जिसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नाम के फॉर्मेशन में इंडिया का है, तो इससे भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि
अफ्रीका के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए नैम का कितना ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं कि 1955 में बैंडन कॉन्फ्रेंस होता है और जहाँ पे जो नैम है, नॉन अलाइंग मूवमेंट है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है। फिर 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है यूगोस्लाविया में। यहाँ पे बेसिकली नैम का नॉन अलाइंग मूवमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ये जो 1955 में हम लोग बैंडन कॉन्फ्रेंस देखते हैं जो इंडोनेशिया में हुआ था, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है। ओके, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये आपको याद नहीं करना है, बस दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ था। जैसे सपोज कर लो कि जितना भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब का रिस्पेक्ट करना, ये सारा वो प्रिंसिपल्स हैं जो अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जितना भी फंडामेंटल राइट्स है वो रिस्पेक्ट किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जितना भी प्रिंसिपल्स रखा गया, चाहे वो सोवरेनिटी का हो, इक्वालिटी का हो, तो ये सारे प्रिंसिपल्स का रिस्पेक्ट किया जाएगा। फिर किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाएगा, किसी भी कंट्री के सोवरेनिटी का रिस्पेक्ट किया जाएगा। जितना भी वर्ल्ड में रेस है, चाहे वो अफ्रीकन रेस हो, एशियन रेस हो, इंडियन रेस हो, उन सारे रेस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, ब्लैक रेस, वाइट रेस, ये सब का डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन खास करके डेवलप्ड कंट्रीज़ में या अफ्रीका ये सब में बहुत ज़्यादा होता था। ओके, फिर सारे ही नेशन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, नो मैटर कौन सा कंट्री कितना लार्ज है या कौन सा कंट्री कितना ज़्यादा छोटा है। ओके, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये हम लोग देख चुके हैं कि ये तो इंडिया का हमेशा से ये सब फिलॉसफी ही रहा है। जो भी हम लोग पंसील एग्रीमेंट वगैरह देखे हैं, ओके, उसमें यही सब चीज़ तो था। उसके बाद फिर क्या है कि जो भी कंट्री है अगर वो अपने आप को डिफेंड करना चाह रहा है, चाहे सिंगली या कलेक्टिवली, तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज़ कर लो कि यूएसए ये काफ़ी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर पावर है। ये अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर सपोज़ कर लो इसका कोई इंटरेस्ट और उसके वजह से ये किसी दूसरे कंट्री, मान लो ये एक्स कंट्रीज है, इस एक्स कंट्री के साथ वॉर कर रहा है, तो इस कंट्री को, जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जो भी ये नैम के जो मेंबर्स है, नॉन अलाइंग मूवमेंट के जो भी मेंबर्स हैं, वो इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे कलेक्टिव, मतलब ऐसा कोई कलेक्टिव सपोर्ट नहीं करेंगे यूएसए को, ताकि वो अपना जो भी इसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उस चीज़ को वो अचीव कर पाए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा बस ये है कि किसी भी बिग पावर्स को कलेक्टिव डिफेंस सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना है उस बिग पावर के अपना इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। ओके, इवन फिर हम लोग को यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया कि जो भी नैम के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो किसी भी दूसरे कंट्रीज़ पे जो है वो कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे, कोई भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए। उसके बाद कोई भी नैम मेंबर का कंट्री जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री पे एग्रेशन का यूज़ नहीं करेगा, थ्रेट का यूज़ नहीं करेगा या फोर्स का यूज़ नहीं करेगा। ओके, फिर जितना भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उसको पीसफुल तरीके से अपनाया जाएगा। ये सब तो हम लोग देख चुके हैं कि ये जो है ये हम लोग को पंसील एग्रीमेंट में भी ये सब देखने को मिलता है कि जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है इन चीज़ों को प्रमोट करना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना। ओके, जो हम लोग बाद में देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है इस चीज़ को गुजरात डॉक्ट्राइन में बदल दिया जाता है और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट को बदल के क्या लाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन म्यूचुअलिटी लाया जाता है। आप लोग को आई होप याद होगा, अगर नहीं याद तो गुजरात डॉक्ट्राइन का लेक्चर जाके एक बार देख लीजिए। फिर और क्या है, रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड इंटरनल नेशनल ऑब्लिगेशन, कि जो भी जस्टिस दिया जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी डिसीजन है या जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जो भी ट्रीटीज़ का रूल्स रेगुलेशन है, उस चीज़ का रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया से जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंडोनेशिया से अहमद सुकरानो हैं, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो हैं, घाना से क्वामे नक्रुमा हैं, इजिप्ट से अब्देल नसीर हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग को ये सारा कंट्रीज़ का नाम याद करना, मतलब यहाँ पे सारे लीडर्स का नाम याद करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है कि ये कंट्रीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फाउंडिंग मेंबर्स था। जैसे सपोज़ कर लो कि कल को अगर मेंस में ही कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन से रिस्पेक्टिव कुछ भी है, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया और इंडोनेशिया का आइडियोलॉजी कितना ज़्यादा हिस्टोरिकली मैच करता रहा है, कि इंडोनेशिया और इंडिया दोनों जो है वो दोनों के दोनों फाउंडिंग मेंबर्स थे नॉन अलाइंग मूवमेंट के। सेम केस जो है आप वो इजिप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं।
फिर सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे बैंडंग कॉन्फ्रेंस होता है इंडोनेशिया में 1955 में, वैसे यहाँ पे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है 1961 में, जिसमें नॉन अलाइंड कंट्रीज़ जो मतलब पहले इसका नाम जो नैम है, इसका नाम था पहले नॉन अलाइंड कंट्रीज़, इस चीज़ को बदल करके मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट कर दिया गया। ओके, अब जिस तरीके से बैंडंग कॉन्फ्रेंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है, वैसे यहाँ पे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ होंगे वो सारे के सारे जो भी अपना फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे वो फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट के बेसिस पे होगा, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस के बेसिस पे होगा। फिर ये भी डिसाइड किया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ हैं वो सब के सब इंपीरियलिज्म को अपोज करेंगे, कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे। आई होप आप लोग को पता होगा कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल सा बात है कि जो कॉलोनियलिज्म है वो कब होता है, जब कोई एक कंट्री जो है वो कम्प्लीटली किसी पे अपना फिजिकल कंट्रोल कर लेता है। जैसे सपोज कर लो यूनाइटेड किंगडम था, ये जो था इसका कंप्लीट कंट्रोल था किस पे, इंडिया पे। तो इंडिया जो था वो यूनाइटेड किंगडम का क्या हो गया, कॉलोनी हो गया। लेकिन इंपीरियलिज्म के केस में क्या होता है, इंपीरियलिज्म के केस में है कि कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे केवल फॉर्मल या इनफॉर्मल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन है। यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो उसको हम लोग इंपीरियलिज्म बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मतलब यहाँ पे जो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जितने भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब के सब इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को वर्ल्ड वाइड जो है वो अपोज करेंगे। और ऐसा होता भी है। इंडिया जो है वो अफ्रीका का या एशिया का जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थे इन सब का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उन सब में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओके, इवन इंडोनेशिया का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होता है। फिर ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो भी नॉन अलाइंड मूवमेंट के कंट्रीज़ है, जो भी नैम कंट्रीज़ है, वो किसी भी मिलिट्री पार्टनरशिप या ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हो या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो, किसी को भी ज्वाइन नहीं किया जाएगा। और ना ही यूएसए या यूएसएसआर के साथ कोई भी बायलैटरल मीटिंग होगा। सोचो ये इस एक्सट्रीम तक जा रहे हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के साथ कोई बायलैटरल मीटिंग भी नहीं करना है। ओके, और इवन यूएसए और यूएसएसआर को अपना टेरिटरी जो है वो किसी भी हाल में मिलिट्री बेस के पर्पज़ से यूज़ करने नहीं देना है। तो ये सब चीज़ जो है ये बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया। ओके, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कंट्रीज़ है, क्योंकि ये तो ना तो यूएसए को सपोर्ट कर रहा है ना तो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है। दोनों में अगर सपोज कर लो कोई भी इशूज़ चल रहा है या दोनों में कोई भी कंट्रोवर्सी चल रहा है तो इंडिया तो ना तो यूएसए के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है। तो इंडिया को या नैम कंट्रीज़ को आप बोलेगे ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, ये तो मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। नैम कंट्रीज जो थे ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। कैसे, जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पे अगर सपोज़ कर लो यूएसए और यूएसएसआर में कोई भी इशू चल रहा है, अगर नैम कंट्रीज़ को या मान लो इंडिया को ऐसा लगता है कि यूएसए यहाँ पे गलत किया तो वो जो है वो यूएसए को कंडेम करेगा। अगर सपोज़ कर लो नेक्स्ट इवेंट में इंडिया को ऐसा लगा कि नहीं इस बार तो यूएसएसआर कुछ गलत किया तो इंडिया यूएसएसआर को कंडेम करेगा। मतलब जो भी कंट्रीज़ गलत कर रहे हैं इंडिया या नैम कंट्रीज़ उसको कंडेम करेंगे। यहाँ पे इंडिया का लॉयल्टी यूएसए के साथ या इंडिया का लॉयल्टी यूएसएसआर के साथ नहीं है, किसी एक कंट्री के साथ नैम कंट्रीज़ का लॉयल्टी नहीं है। जो गलत होगा उसको कंडेम करना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप मतलब बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेंट हो वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी के या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। ओके, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थे वो काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के। फिर अब अगर हम लोग देखें रेलेवेंस ऑफ नैम में, तो इसमें दो ग्रुपिंग है। कुछ लोगों का कहना है कि जो नैम है नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो आज के टाइम में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रह गया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नैम अभी भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि जिनका मानना है कि नैम जो है वो अब उतना रेलेवेंट नहीं है अभी के टाइम में।
उनका क्या रीज़न है? सबसे पहला उनका जो रीज़न है वो ये कहना है कि 1991 में यूएसएसआर का फॉल हो गया, और जैसे ही यूएसएसआर का फॉल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। नैम का मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब नैम का मेन प्रिंसिपल क्या था इनके अकॉर्डिंग, कि यूएसए और यूएसएसआर में से किसी का भी ग्रुपिंग को ज्वाइन नहीं करना। अब जब दूसरा ग्रुप ही नहीं रहा तो अब तो कोई बात ही नहीं आ जाता कि इन दोनों में से किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि ग्रुप तो टूट चुका है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो 1991 में जैसे यूएसए का फॉल हुआ तो उसके बाद इनका मानना है कि अब तो नैम का रेलेवेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि अब ग्रुपिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। साथ ही साथ ये भी मानना है कि नैम का जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो सारा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी एकम्प्लिश हो चुका है आज के टाइम में। जैसे सपोज कर लो डीकॉलोनाइजेशन, मतलब कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट में डीकॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करना या एंटी इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट करना। तो अभी के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो कोई भी कंट्री कॉलोनाइज्ड नहीं है, सारे का डीकॉलोनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड कर चुका है। जितना भी रेस है वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल गया है, चाहे वो वाइट पीपल हो, ब्लैक पीपल हो, सबको ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था नैम का वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। साथ ही साथ अभी के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जो मिलिट्री बेस होता था उसका रेलेवेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि अभी वॉर टेक्निक बिल्कुल बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है, न्यू मेथड्स ऑफ वॉर आ चुके हैं, इवन काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ चुका है, जिससे अब मिलिट्री बेस जो है वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया का कोई भी मिसाइल जो है वो इस रेंज तक अटैक कर सकता है। मतलब इंडिया के टेरिटरी से बैठे बैठे हम लोग जो है मतलब इस रेंज तक हम लोग अटैक कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। लेकिन अगर सपोज़ कर लो इंडिया को यूएसए पे अटैक करना होगा तो इंडिया को मिलिट्री बेस चाहिए। ओके, सेम केस ये इजराइल के साथ है कि इजराइल जो है वो अपने एरिया से, अपने टेरिटरी से इतने एरिया तक अटैक कर सकते हैं, ये साउथ के एरिया अपने एरिया से इस एरिया तक अटैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये रशिया है, रशिया अपने टेरिटरी से पूरे वर्ल्ड का कोई भी पार्ट को अटैक कर सकता है। सेम केस यूएसए के साथ है, सेम केस चाइना के साथ है कि ब्रिटेन भी अपने एरिया से बैठे बैठे ये पूरे एरिया को अटैक कर सकता है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है वो येलो कलर में वो रीजन है जिस एरिया तक इसके मिसाइल्स का रीच है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ क्या पता चल रहा है कि अभी जैसे यूएसए को कल को इंडियन ओशियन में निगरानी रखने के लिए या इंडियन ओशियन पे अटैक करने के लिए यहाँ एक मिलिट्री बेस का ज़रूरत होता था, अब उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अब उतना ज़रूरत नहीं है, निगरानी रखने के लिए तो फिर भी है, लेकिन अटैक करने के लिए तो उतना ज़रूरत नहीं है। अब यूएसए यहीं से बैठे बैठे पूरे इंडियन ओशन में किसी भी कंट्रीज़ को या पैसिफिक ओशन में किसी भी कंट्रीज़ को अटैक कर सकता है। तो जो मिलिट्री बेस का रेलेवेंस था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो चुका है। ये हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 कंट्रीज़ जो हैं इनके पास पूरे वर्ल्ड में किसी भी रीजन को अटैक करने का पावर है, मतलब पावर नहीं, टेक्नोलॉजी आ चुका है। नॉर्थ कोरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है इस मामले में कि साउथ अमेरिका को छोड़ के वर्ल्ड का जो भी पोर्शन है इस पूरे पोर्शन पे नॉर्थ अमेरिका जो है उस पूरे पोर्शन में जो है वहाँ से बैठे बैठे उस रीजन में जो है वो अटैक कर सकता है। ओके, तो ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इस चीज़ से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो भी नैम है, नैम कंट्रीज़ का जो भी रेलेवेंस है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, मतलब ये एक फैक्शन ऑफ पीपल का मानना है। यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट देखे, यूएसएसआर का डिज़ोल्व, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इंडिया का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो नैम कंट्रीज़, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट था फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये मिलिट्री बेस प्रोवाइड करता था, ये ऑब्जेक्टिव ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा फैक्शन ये भी है जिसका ये मानना है कि जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है वो आज के टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस रखता है। जैसे सपोज़ कर लो कि अभी भी वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे करेंट इश्यूज ऐसा है जिसका सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है, और उन सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए नैम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये जो है ये वर्ल्ड का 55% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट कर जाए। यूनाइटेड नेशन में 2/3 मेंबर्स जो है वो नैम कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। तो ये जो है ये अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। ओके, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा हो, कोई भी इकोनॉमिक अफेयर्स हो या वर्ल्ड पीस हो, हर जगह पे नैम जो है वो अपना मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रख सकता है।
ओके। और साथ ही साथ अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसका अभी भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। जैसे सपोज़ कर लो न्यूक्लियर वेपन को लेकर के जो भी इशू, कि अभी भी मतलब इसको न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कोई भी वर्ल्ड में प्रॉपर एक सॉल्यूशन नहीं निकला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, लेकिन और भी कंट्रीज़ का डिमांड हो रहा है वीटो पावर के लिए, जैसे इंडिया का डिमांड हो रहा है, ब्राज़ील का डिमांड हो रहा है, जर्मनी, जापान, ये सब का डिमांड हो रहा है। तो ये जो बाकी मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार जो डिस्क्रिमिनेशन का बात उठते रहता है, इन सब का भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और नैम कंट्रीज जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके। और क्या है कि जैसे सपोज कर लो अगर वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना है तो उसमें भी नैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर जब वर्ल्ड का 2/3 कंट्रीज जो है ये पूरा 2/3 कंट्रीज में अगर ये एक साथ होते हैं तो उस केस में क्या है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मेंटेन करने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके। इवन जो नैम कंट्रीज़ है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो कंट्रीज़ है ये क्या है, ये सारे के सारे कंट्रीज़ ये डेवलपिंग वर्ल्ड है। तो जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इन सब के अगेंस्ट में अपने बात को रखना, ये मतलब एक टाइप से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो नैम कंट्रीज़ हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का वॉइस है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का वॉइस रखता है यूनाइटेड नेशन में। साथ ही साथ ये जो है ये हम लोग देख चुके हैं कि कैसे नैम कंट्रीज़ जो है वो एशिया और अफ्रीका का यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो नैम कंट्रीज़ है वो एशिया, अफ्रीका और साथ ही साथ साउथ अमेरिका के यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नैम कंट्रीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। फिर ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे में जो कंट्रीज़ है ये मतलब इन सब में जो डोमिनेशन है वो मेनली किसका है, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सारा इस तरीके से बनाया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को फेवर करता है। तो इस चीज़ को अगर बदलना है तो उसमें जो नैम है, जो नॉन अलाइंग मूवमेंट के जो मेंबर कंट्रीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। किस तरीके से, तो बाकी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन सब का वॉइस बन के, उन सब की आवाज़ बन के। ओके। तो इसीलिए ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि नैम जो है वो अभी के टाइम में कम्प्लीटली इररेलेवेंट है। ओके। फिर और भी कुछ जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, जैसे टेररिज्म का इशू हो गया या इन्वायरमेंट का इशू हो गया, क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया या ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट्स का इशू हो गया। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको अकेले कोई भी कंट्री सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब इंडिया अकेले पूरे वर्ल्ड का टेररिज्म ख़त्म नहीं कर सकता। साथ ही साथ इंडिया अकेले पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज का इशू रिजॉल्व नहीं कर सकता। सेम जो ड्रग्स और टॉक्सिकेंट्स के अगेंस्ट जो फाइट है उसको इंडिया अकेले नहीं ख़त्म कर सकता। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसके लिए पूरे वर्ल्ड को कलेक्टिव फाइट करने का ज़रूरत है, जो इंडिविजुअली नहीं होगा। और इन चैलेंजेस को देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, नैम जो है ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके। ज़रूरी है कि नैम को जो है रीजेनरेट किया जाए, उसको फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और इसको फिर से एक्टिव बनाया जाए। अभी कुछ टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव रहा है, लेकिन इसको फिर से एक्टिव बनाने का ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ओके। जो भी आपका रिव्यू है, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं इस जगह पे इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बताएं। मैं आगे से उस चीज़ को कंसिडर करने का कोशिश करूँगा।